जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 60 स्टार्ट करें। अच्छा वो निकालें जो सवाल होमवर्क के अंदर दिया था आपको, क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 पार्ट ए, पेज नंबर 162। अच्छा भाई, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ था कि हिरानी कंपनी रेजिडेंट एओपी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इज असेस्ड अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, और ये नॉर्मल तरीके से टैक्स देती है ड्यूरिंग द। इसका मतलब ये नहीं होता कि नॉर्मल तरीके से टैक्स देती है तो फिर मिनिमम वाले से कंपेयर नहीं करना। मतलब ये है कि इसके टैक्सेस में कोई फाइनल टैक्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल तरीके से टैक्स देती है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/6/2018 HC सेल वाज 14 मिलियन। It includes sales tax of 1 million and excise duty of 5 lakh. The taxable income for the year is 1170,000. अच्छा यार, ये तो मुझे लगता है सवाल में मसला हो गया है। ये ना पुराने इसमें सेल पे लगा 1.25 सोल्यूशन में 1.25 नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि सेल तो 100 मिलियन से बोले 100 मिलियन से कम नहीं है। सेल ज्यादा है नहीं, 14 मिलियन लग रही है मुझे तो। बुक पे 140 है जी। कैसे ओ हो सॉरी, ये मैंने पिछली दफा वाली खोली हुई है। मैं भी कहूँ सोल्यूशन तो ये क्वेश्चन सही किया था लॉ में। अच्छा किधर है? हाँ जबरदस्त। हिरानी एंड कंपनी रेजिडेंट एओपी ड्यूरिंग द HC सेल्स वाज 140 मिलियन। इट इंक्लूड्स, पेज नंबर 162, It includes sales tax of 10 million and excise duty of 5 million. बताएं जी, it includes, तो इसमें सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी शामिल है। हमें बिना सेल्स टैक्स के चाहिए तो कैलकुलेटर की बगैर 140 माइनस 10 इज 130, 130 माइनस 5 इज 125 मिलियन। ये इसकी सेल आ गई और टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 61। इस पे कौन सा रेट लगाना था? चैप्टर 4 वाला। और वो जो बचा था 125 मिलियन, इस पे लगाना था 1.25%। हो गया होगा सवाल, इसमें तो कोई मसला नहीं था। अच्छा अब आ जाए जो हमारा सेक्शन 113 चल रहा था। सेक्शन 113 के अंदर मोहतरम हम ये बात कर रहे थे सेक्शन 113 में हमने कल बेसिक बात पढ़ी थी। जो बंदा सेल ऑफ गुड्स कर रहा है उसके लिए भी डिविडेंड इनकम इग्नोर की जाएगी, क्योंकि डिविडेंड का तो अलग टेबल है ना। और इधर लिखा हुआ है जो बंदा सेल ऑफ गुड्स कर रहा है उसके लिए भी डिविडेंड इनकम इग्नोर की जाएगी। जो बंदा रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर ले उसके लिए भी डिविडेंड इग्नोर की जाएगी। जो एक ही वक्त में सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस करे उसके लिए डिविडेंड इग्नोर किया जाएगा। और आखिरी बात हमने जाते जाते ये पढ़ी थी कि पीटीसीएल की सेल थी 3 मिलियन, एओपी की सेल थी 1 मिलियन। तो एओपी की सेल का 40% पीटीसीएल को मिलेगा, कंपनीज शेयर ऑफ सेल ऑफ एओपी। अच्छा एक बात नीचे रह गई थी, वो ये थी, अच्छा हाँ ये एक ऊपर भी बात रही थी, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्रेशन का लफ्ज काट दें, टैक्स पेबल। टैक्स पेबल डज नॉट इंक्लूड द टैक्स ऑन इनकम विच इज कंसिडर्ड एज फाइनल टैक्स। कहते हैं इस सेक्शन में कौन से टैक्सेस डील नहीं होने? जो फाइनल हैं। क्योंकि नीचे क्या पड़ा है इस सेक्शन में, कौन से टैक्सेस डील नहीं होने? सोनी कौन सी इनकम्स डील नहीं होनी? जो फाइनल है। तो जब फाइनल इनकम्स डील नहीं होनी इस सेक्शन में, तो फाइनल इनकम के टैक्सेस भी डील नहीं होने। ओके अच्छा पता नहीं क्या ऐसे बीच में एक्सप्लेनेशन डाल दी इसने। आप मुझे बताएं, बिजनेस की बिल्डिंग बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है? और बिजनेस की बिल्डिंग बेचना अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा तो बिजनेस की बिल्डिंग बेचना अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा तो आते आते टैक्सेबल इनकम में भी आ ही जाएगा। बिजनेस कैपिटल गेन तो सोर्स से जमा करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं ध्यान रखना इस सेक्शन में बिजनेस की बिल्डिंग का गेन भी बिजनेस के चैप्टर में ही डालना। हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, एक्सप्लेनेशन बिला वजह दी है उसने। डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर कवर्स द रिसीट फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल है। हाँ डिविडेंड शामिल नहीं है, कैपिटल गेन शामिल नहीं है, लेकिन सेल में क्या क्या शामिल है? रिसीट्स फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर सच रिसीट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम। बताइए कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिसीट बिजनेस में जाती है? बिजनेस की बिल्डिंग की। तो बस एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लिख लें छोटी सी बात। बिजनेस की बिल्डिंग बेचेंगे तो वो भी बिजनेस इनकम में ही डालेंगे। बिजनेस की बिल्डिंग बेचेंगे तो वो भी बिजनेस इनकम में ही डालेंगे। बस ये उर्दू में मतलब है इस बात का।
ओके कौन सी बाजी? बिजनेस की बिल्डिंग बेचेंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही डालेंगे। ओके सेक्शन 77 निकालें। सेक्शन 77 में हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो रहता है, डेट इज पॉइंट 5। पेज नंबर 152 4 रहता है पेज 152। ओके अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट है, एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 12 लाख। कॉस्ट कितनी है जी एसेट की? 12 लाख। एक एसेट की कॉस्ट है 12 लाख और साल का किराया कितने? 2,70,000 और आपने इसको 5 साल के लिए किराए पे दे दिया। कितने साल के लिए किराए पे दे दिया? 5 साल के लिए। एक बैंक है, उसने एक एसेट खरीदा 12 लाख का और 12 लाख का एसेट खरीद के इसको कितने साल के लिए किराए पे दे दिया? 5 साल के लिए। एनुअल रेंटल 5 साल के लिए 2,70,000। जरा वैसे ही जरा 2,70,000 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 2,70,000 को मल्टीप्लाई करें 5 सालों से, 13,50,000। फर्ज करें कोई बैंक है, उसने कोई छोटी सी गाड़ी खरीदी है 12 लाख की और 12 लाख की बैंक ने गाड़ी खरीद के किसी को किस्तों पे दे दी है और किस्तों के जरिए उससे पैसे ले रहा है। तो बताएं 2,70,000 रुपया सालाना किस्त किसकी बनी? गाड़ी की बनी। ये बैंक गाड़ी किससे खरीदेगा? फर्ज करें सुजुकी गाड़ी बैंक ने खरीदी 12 लाख की, तो बैंक 12 लाख की गाड़ी खरीदेगा। 12 लाख की गाड़ी खरीद के 5 सालों में किस्तें बना के लेसी को कहेगा तू 2,70,000 तेरे से किराया लेता हूं और 5 साल के एंड पे फर्ज करें रेजिडुअल वैल्यू भी रिसीव करेगा और फिर ये गाड़ी किसको दे देगा? लेसी को दे देगा हमेशा के लिए। ये एक अरेंजमेंट है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस अरेंजमेंट में मुझे जरा सोच के बताएं कि लेसर का आउटफ्लो कितना हुआ? लेसर की जेब से पैसे गए कितने? 12 लाख। लेसर का आउटफ्लो कितना हुआ? 12 लाख। 5 साल तक कितने पैसे आए? 13,50,000। 270 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से और 5वें साल के एंड पे और कितने पैसे आए? 1 लाख। किसको? लेसर को। अच्छा अब जरा ये नीचे डायग्राम देखें। पहले साल आउटफ्लो कितना हुआ? येलो में -12 लाख। फिर पहले साल किराया और फिर अगले साल किराया 2,70,000, उससे अगले साल किराया 2,70,000। ये जो किराया इसको आ रहा है 2,70,000, ये कितने साल तक आता रहेगा? 5 साल तक आता रहेगा। क्लियर? ये पॉजिटिव मतलब है, यानी कि ये तो मैंने नेगेटिव में लिखा है ना, तो वो पॉजिटिव है। ये नेगेटिव थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नेगेटिव 12 लाख। अच्छा एक और भी रिसीट होगी, वो होगी 5वें साल के एंड पे, डेट इज 1 लाख। अब सवाल पूछने वाले ने पूछा कि लेसर ने लेसी को एसेट कितने में बेचा? लेसर ने लेसी को एसेट कितने में बेचा? तो मोहतरम इसका जवाब है लेसर ने लेसी को 1 लाख रुपए में एसेट बेचा। बस बात खत्म। लेसर ने लेसी को एसेट कितने में बेचा? 1 लाख में बेचा। ये जो 2,07,000 आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तो लेसर की रेंटल इनकम है। ये उसकी कौन सी इनकम है? ये एसेट को बेच नहीं रहा, ये तो किराया रिसीव कर रहा है, ये तो उसकी रेंटल इनकम है। तो 5 साल तक लेसर कौन सी इनकम कमाता रहा? किराया। 5वें साल के एंड पे लेसर ने लेसी से जाके पूछा भाई गाड़ी खरीदनी? लेसी ने कहा खरीदनी। कहते हैं 1.5 लाख। तो लेसी ने उसको 1 लाख रुपए दे दिया। तो ये गाड़ी अब किसकी हो गई? लेसी की हो गई हमेशा के लिए। तो बता दें व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो ये आंसर तो नहीं है, मैं तो असल में कंक्लूजन ये आपका निकलवाना चाह रहा था कि व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड। बोले 1 लाख। चलें ये नोट कर लें। ये पॉइंट 4 है, लेकिन डू नॉट टेक मोर देन 1 मिनट।
वो तो इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। असल में हमारा लॉ जो है ना, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन चक्रों में नहीं पड़ता। वो सीधी सीधी बातें करता है कि बताओ कितने पैसे आए, कहते लाख रुपए का दे दिया उसे, कहते चलो सेल डाल दो बस। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजा आजा आजा। चलें जी, सारी कहानी की समरी। लेसर के पास लेसी आया, मुझे गाड़ी चाहिए। लेसर ने कहा पैसे हैं, उसने कहा नहीं किस्तों में दूंगा, ठीक है। तो अब लेसर ने बाजार से कितने की गाड़ी खरीदी? 12 लाख। अगर मैं लेसर के जूते पहनूं तो कितना आउटफ्लो हुआ? 12 लाख। लेसर ने लेसी से कहा साल का किराया 2,70,000। तो लेसी 5 साल तक कितना किराया देता रहेगा? 2,70,000। 5वें साल के एंड पे लेसर ने लेसी को कहा ये मैं तुझे बेचता हूँ, कितने पैसे देगा? कहा 1 लाख रुपए तुझे देता हूँ। तो कहता है ये बस कंसिडरेशन रिसीव्ड है। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड लेसर कैसे निकाला करेगा वो जरा देख लें, कैसे निकाला करेगा। अब आप कहेंगे कंसिडरेशन तो निकला ही, इसमें से WDV माइनस करके गेन लॉस आएगा ना। हाँ, वो 12 लाख एसेट है, उसको डेप्रिशिएट आप करते रहिएगा। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15, जो भी चीज हुई 12 लाख के एसेट को डेप्रिशिएट करके 5 सालों में WDV आपको निकालनी आती है, वो WDV निकाल लीजिएगा। ओके, मुझे ये बताएं एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बैंक कितनी है? एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड 1 लाख। द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बैंक और a leasing company for an asset leased by the company, और किसको लीज किया था? to an shall be the residual value received on maturity of agreement। अब जरा बताएं लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? the consideration received shall be the residual value received on maturity of lease का क्या मतलब है? लीज खत्म हो गई है, तो मेच्योरिटी ऑफ लीज पे जो पैसे आए that is your consideration received। तो अगर मेन बात आपने अंडरलाइन करनी है तो कंसिडरेशन रिसीव्ड इज द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। अच्छा, इसमें उसने एक बात लिखी है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मुझे ये बताएं कि इनफ्लो कितने और आउटफ्लो कितने हैं। अच्छा, ये मैं इनफ्लो जो है ना आपसे आखिर वाला नहीं पूछ रहा, ये मैं जरा टोटल लीज की मैच्योरिटी के लिए पूछ रहा हूं। इसका इनफ्लो कितना है? इनफ्लो 2,70,000 ज़रब 5 जमा 1 लाख इज इक्वल टू 1450। इज इट ग्रेटर देन 12 लाख? इज इट ग्रेटर देन आउटफ्लो? तो क्या मैं कह सकता हूं इनफ्लो इज ऑफ 2 टाइप्स? नंबर 1, 5 साल तक किराया आया लेसर को, एंड नंबर 2 आखिर में एसेट बेच के पैसे आए। इनफ्लो इज ऑफ 2 टाइप्स, बट आउटफ्लो एक ही है कि लेसर ने बाजार से गाड़ी खरीदी थी। तो क्या लेसर इतना अक्लमंद होगा कि अपने बिजनेस के आउटफ्लोज सामने रख के इनफ्लोज उससे ज्यादा ही हासिल करने की कोशिश करेगा कि मुझे कुछ बचे भी? तो ये बात पता नहीं क्यों आखिर में उसने लिख दी, लिखने की जरूरत नहीं। द कंडीशन इज दैट रेजिडुअल वैल्यू कितनी? प्लस अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज 270 into 5 is greater than original cost of asset। पता नहीं ये कंडीशन क्यों लिखी, सादा सी बात है। मुझे आप बताएं, 1 मिनट, 1 सेकंड इधर दे दे। द रेजिडुअल वैल्यू कितनी जी? प्लस अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज बताएं, इज ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। नोट कर लें, ये कंडीशन है इसके लिए कि इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। नोट कर लिया? और इसको जुबानी याद भी कर लें। द रेजिडुअल वैल्यू, द रेजिडुअल प्लस अमाउंट रियलाइज्ड। यार ये अमाउंट रियलाइज्ड कौन सी है?
एक्सेलेंट। रेंटल, द अमाउंट रियलाइज्ड, रेंटल होती है द अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज 5 साल तक इज ग्रेटर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर? तो बता दें जी, अगर मैं आपसे पूछूं इस सेक्शन की समरी, लेसर ने एसेट कितने का बेचा, तो जी रेजिडुअल वैल्यू का। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? 1 लाख। बस ये 0.4 की हेडिंग बनेगी। कंसिडरेशन रिसीव्ड विल बी द रेजिडुअल वैल्यू। और जो बाकी 270 आ रहे हर साल वो किस में जाएगा? रेंटल इनकम में। बाकी जो 270 आ रहा है हर साल वो रेंटल इनकम में जाएगा। क्लियर? और एंड पे जो 1 लाख आया वो कंसिडरेशन रिसीव्ड के तौर पे जाएगा। और बाकी जो 270 हर साल आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, वह रेंटल इनकम है। वो मैंने आपको बताया था पेज 127 पे। जो 270 हर साल इनकम में जा रहे हैं ना, वो मैंने आपको पेज 127 पे बताया था कि वो रेंटल इनकम है। पेज 127 पे 0.4, 0.3, where a lessor is a scheduled bank or a and they have leased out any amount paid by lessee to lessor shall be treated as income from business for, यहां अमाउंट की जगह मैंने रेंट लिखवाया था, अमाउंट की जगह रेंट लिखवाया था। तो 2,70,000 आपकी रेंटल इनकम है, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। लेकिन एसेट कितने का बेचा? 270 का या 1 लाख का? 1 लाख का। ओके, अच्छा, व्हेन आई पुट इट इन द शूज ऑफ लेसी, जब मैं लेसी के शूज में इसको डालूं तो लेसी के लिए फिर 1 लाख कॉस्ट होगी, क्योंकि लेसी के लिए 2,70,000 रेंट एक्सपेंस है। लेसी के लिए 2,70,000 रेंट एक्सपेंस है 5 साल तक, और 5वें साल के एंड पे जब लेसी को मिल गया तो लेसी के लिए ये कॉस्ट। अब लेसी के लिए सवाल को करते हैं। निकाल लें पेज 180। अगर लेसर के लिए ये सेल प्राइस है तो लेसी के लिए कॉस्ट है। क्वेश्चन 4 में तो मसला नहीं आया था, इधर दिया था, उसमें तो बेजान सा क्वेश्चन था। पेज नंबर 201, मुबशर। अच्छा यार, मैं आपको एक सवाल चेंज करवा रहा हूं किसी वजह से। इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग को आप ट्रेडिंग कर दें। असल में आईकैप से एक बात चल रही है, उसने कहा मैं 2-3 दिन में ना अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस दूंगा, उससे कुछ सवाल पूछे हुए हैं, तो जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी ना तो फिर मैं इन सवालों में जिस वजह से चेंज करवा रहा हूँ वो किसी और सवालों में एड्रेस कर लूंगा। इन सवालों को हम इधर ही रखेंगे। मिस्टर मुबशर, बहरहाल हमारा तो मेन कंसर्न ये है। मिस्टर मुबशर, रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स अंडर द नेम ऑफ फलां फलां फलां। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एमई फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2008। इसकी सेल आ रही है, इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इसमें पहले 2-3 पॉइंट अलग से हैं। चौथे पॉइंट में मैं लेसी के एंगल से इसी बात को डिस्कस करूंगा। तो चौथा पॉइंट जब आएगा तो मैं लेसी के एंगल से इस बात को डिस्कस करूंगा, और इन्फॉर्मेशन मैंने सेम रखी हुई है ताकि चौथे पॉइंट में आपको ये फिगर्स याद रहें। ये फिगर्स याद रहेंगी, 2,70,000, 1 लाख, ये फिगर्स हम देख के आए हैं अभी। लेकिन ये आप इन्फॉर्मेशन किसके एंगल से पढ़ेंगे आप? लेसी। लेसी 5 साल तक कितना किराया देता रहेगा? 2,70,000। और लेसी कितने का खरीद लेगा एसेट? 1 लाख का। और लेसी के सवाल में 12 लाख गिवन नहीं होगा, शायद गिवन हो तो हमें कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि 12 लाख का तो किसने खरीदा? लेसर ने खरीदा। इसलिए लेसी के सवाल से हमें 12 लाख का कंसर्न नहीं होगा। चलें जी, सवाल शुरू करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट आ रहा है जी 35,000 रुपए का लीज एसेट्स के ऊपर। ठीक है, बता दें लीज वालों के बारे में क्या राय है? लीज वालों के बारे में, लीज वाले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंटेंट्स इसका माइनस कर चुके होते हैं, इनको हमने ऐड कर देना है, और इसकी जगह दीवाना बार क्या ढूंढना है? रेंटल। और रेंटल को क्या कर देना है? माइनस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऐड, रेंटल माइनस। फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 35,000 ऑन लीज्ड एसेट एंड कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख ऑन लीज्ड एसेट। चलो यार, इसको पहले उल्टाते हैं। पेज नंबर 201। चलें जी, वर्किंग 1 बिजनेस। बोलें जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो 25 ही कर लो। चलो हाँ जी, आगे बोलें जी। कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है जी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुका हुआ है? एक बार याद रखिएगा, ये जिसके साथ भी लिखा हो ना, खर्चे इंक्लूड, इनकम इंक्लूड, तो ये चीजें अकाउंटिंग वाले P&L में डाल चुके होते हैं। खर्चों में शामिल है इंटरेस्ट और खर्चों में शामिल है डेप्रिसिएशन। बोले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन खर्चों में शामिल होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होगी? लेस। खर्चों में होने की वजह से लेस हो चुकी होगी। तो इसे क्या कर दें? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट किन एसेट्स के ऊपर? लीज वाले एसेट्स के ऊपर जी। मैं दिखाता हूँ, चलिए छोड़, आप छोड़े जहमत ना किया करें ज्यादा। इससे आप रिकॉर्डिंग करो यार अबू बकर, हम अपना काम करें। पॉइंट 2,
अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। अच्छा एक मिनट, एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि मुझे सवाल में क्या गिवन होगा, लीज रेंटल, लीज रेंटल गिवन होगा। क्लियर? तो लीज के बारे में क्या राय है जी? अकाउंटिंग वाले लीज के बारे में क्या कहते हैं? इसको डेप्रिशिएट भी करो और इसको इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करो। टैक्स वाले क्या कहते हैं? इन दोनों की जगह क्या माइनस करो? रेंटल माइनस करो। अच्छा, ये लीज एसेट के अलावा कुछ ओन्ड एसेट्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने एसेट्स खुद खरीदे हो अपने पैसों से, ऐसे एसेट भी। इसका किराया दे रहे होंगे या इसका एक ही दफा पैसे देके खरीद लिया होगा? तो इसका अगर एक ही दफा पैसे देके खरीद लिया होगा तो इनके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे होंगे, तो ये तो ओन्ड एसेट होते हैं। ओन्ड एसेट्स की सादा सी बात पड़ी थी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा देंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स से 6,50,000, पहले इसको उल्टाएं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स कितनी जी? 650। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी होगी? लेस। इसको क्या कर दें? ऐड। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स इज 6,50,000। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ पैरा 4 इज 12 लाख। 12 लाख में भी हो सकता है उसने डेप्रिसिएशन निकलवानी हो, वो निकाल लेंगे। फिलहाल टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 12 लाख। इसमें याद रखिएगा 0.4 वाली डेप्रिसिएशन अभी निकालनी है, हम जब टाइम आएगा वो भी निकाल लेंगे। तो फिलहाल जो डेप्रिसिएशन अवेलेबल है ओन्ड एसेट्स की उससे माइनस करें। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन किनके ऊपर? ओन्ड एसेट्स के ऊपर। कितनी? 1200। नेक्स्ट। तो मोहतरम आपने क्या रूल पढ़ा हुआ है? पेज नंबर 201 है, पेज नंबर 195 पे क्या रूल पढ़ा हुआ है कि ओन्ड एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। और लीज एसेट्स की, रनिंग लीज का मतलब है वो जो 2,70,70,70 5 साल तक आ रहा था। रनिंग लीज का मतलब है लीज चल रही है, और एक कभी लीज में एसेट आप खरीद भी लेते हैं, ये आज मैं बात करूंगा। अच्छा, लीज एसेट अगर रनिंग लीज है तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट क्या करना है? ऐड कर देना है, उल्टा देना है, और इसकी जगह माइनस क्या करना है? रेंटल पेमेंट। ये दो एडजस्टमेंट्स हमारे सवाल में थी, ये दोनों हमने कर ली। ओके, पॉइंट 3, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 580। बस रुक जाए, आगे नहीं पढ़ना। आपने काम क्या करना है, अदर इनकम में जो भी पड़ा है ना पहले उसे बाहर निकालना है, अगली बात बाद में पढ़नी है। अदर इनकम में जो पड़े फिलहाल उसे एग्जैक्ट अमाउंट से बाहर निकालना जरूरी है। अदर इनकम में जो अमाउंट है, गलत है, सही है, जैसे मर्जी है, वो अमाउंट अगर किसी और हेड की है तो उसे फौरन आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये एक ना पेज 199 पे एक हमारी डिस्कशन का पार्ट सी है, एक हमारी डिस्कशन का पार्ट सी है। वैसे तो ये सादा सी बात है, मैंने क्लास में की भी थी। रूल्स फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूमेरिकल्स पार्ट सी, इनकम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इनकम। अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम्स पड़ी हो सकती हैं? शेयर्स बेचने पे गेन, डिविडेंड इनकम, इनकम कोई घर किराए पे दे दिया आपने, घर तो नहीं बिल्डिंग है आपकी तो बिजनेस की, तो कोई कमरा खाली था वो किराए पे दे दिया। अदर सोर्स, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस लैंड, ये फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ऑल दीज विल बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम business and will be reclassified at relevant places using the, ये क्या मतलब है? and will be reclassified at relevant place using the tax rules। अगर बिजनेस के प्रॉफिट्स में पड़ी हुई है, वैसे अकाउंटिंग के टीचर प्रॉफिट्स में बिजनेस के कैपिटल गेन का कोई अलग अलग नहीं रखते। अकाउंटिंग के टीचर्स आपने देखा होगा एक ही प्रॉफिट लॉस बनवाते हैं, और सदर इनकम के अंदर जो है वो पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है। तो अगर अकाउंटिंग के टीचर ने प्रॉफिट्स के अंदर ये चीजें डलवा दी नहीं है तो क्या ये बिजनेस की इनकम्स हैं या किसी और हेड की हैं? इनको बिजनेस के इनकम में अगर पड़ी हैं, ऑल दीज विल बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड विल बी रीक्लासिफाइड एट रेलेवेंट प्लेस। तो इस तरह की हमने एक मिसाल जो है वो की थी, कैपिटल गेन इनकम हमने बाहर निकाली थी, वो मैं आपको दिखाता हूं, अल्लाह करे इधर ही कहीं मिल जाए, दाएं बाएं पड़ी होगी। कैपिटल गेन इनकम हमने बाहर निकाली थी और बाहर निकाल के उसको रिक्लासिफाई किया था। वैसे तो वो जब आप घर गए हुए थे कतील के सवाल के अंदर ऐसा किया था, पता नहीं वो किधर है, चलिए कोई मसला नहीं, याद आ रहा है? कैपिटल गेन इनकम हमने बाहर निकाली थी और बाहर निकाल के अलग से ऐड की थी। चले छोड़े, हाँ ये मिल गई मिल गई मिल गई। ये देखें, ये काम हमने किया हुआ है। सेल है बिजनेस की 10, खर्चे हैं 3, और ये क्या है? अदर इनकम 2 की। तो ये 9 रुपए इनकम फ्रॉम बिजनेस कह सकता हूं मैं इसको, लेकिन अकाउंटिंग के टीचर तो 9 रुपए ही प्रॉफिट निकालते थे। तो बिजनेस की सेल में से बिजनेस के खर्चे माइनस हुए तो 2 रुपए का गेन आ गया शेयर्स के बेचने पे। अब हमने किया क्या था? 9 रुपए को पकड़ा था, वर्किंग में ले गए थे, इट विल बी डिडक्टेड। 9 रुपए में से 2 रुपए क्यों माइनस किए थे? क्योंकि वो कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन।
तो बिजनेस इनकम कितनी आ गई थी 7 वर्किंग के जरिए। बिजनेस इनकम को यहां लिखा था, इसमें फिर कौन सी इनकम डाली थी कैपिटल गेन इनकम। आज आगे वहीं खड़े हो गए हैं कि 9 रुपए हमने कमाए हैं, लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंटिंग के टीचर बनवाते हैं और इस खूबसूरत चीज को हम बनाते हैं बिजनेस और कैपिटल गेन। क्लियर? तो इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस बदला जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रूल्स। क्लियर? तो ये एक आसान सी एग्जांपल थी। अब अगर यहां डिविडेंड इनकम पड़ी हो, अब अगर यहां रेंटल इनकम पड़ी हो, तो ये सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। इनको इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते क्या करना पड़ेगा और निकालना किस अमाउंट से पड़ेगा, एग्जैक्ट जिस अमाउंट से ये पड़ी है एग्जैक्ट उस अमाउंट से निकालना पड़ेगा। तो याद आई है बात? थोड़ी थोड़ी हाथ में याद आ गई है बात? हाथ खड़ा करते हुए शर्माते हैं, सर्दी लग रही है, जेबों में डाले हुए हैं। ओके, पेज 201। अदर इनकम में डिविडेंड कितना पड़ा है? आगे ना पढ़े, आगे कंफ्यूज होंगे, आगे तो उसने कुछ और बातें लिखी हुई हैं। जितना पड़ा है फिलहाल उसे बाहर निकालें। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा है 580। जरा सोच के बताएं प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अदर इनकम क्या हो चुकी होगी, ऐड हो चुकी होगी। तो प्रॉफिट में डिविडेंड पड़ा हुआ है, पड़े हुए डिविडेंड को कैसे निकाला जा सकता है? लेस करके। चलिए जी, डिविडेंड इनकम 580। लेकिन एक ब्लू मार्कर से कोई बंदा को फिक्रा बता दे। ब्लू मार्कर रीक्लासिफाई, आखिर लोग हैं आप बाकी वेल डन। इसको रीक्लासिफाई करना है, इसको रीक्लासिफाई करना है, एंड पे याद रखना है कि इसका कुछ और भी करना है। इसको यहां छोड़ नहीं देना। ये फाइनल टैक्स रेजिम है, सेपरेट ब्लॉक नहीं, ये फाइनल टैक्स रेजिम है। अच्छा भाई, कई दफा ना कोई आपको पैसे मिलते हैं, तो पैसे आपको मिलते हैं कोई चीज कट के, और कई दफा आपको पैसे मिलते हैं चीज कटा के। यानी कि कोई एक चीज भी कट सकती है आपको पैसे मिलने तक, कोई 2 चीजें भी कट सकती हैं आपको पैसे मिलने तक। तो जो भी चीज आपको पैसे मिलने से पहले कटी है ना, उस अमाउंट को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए 50 रुपए, तो बैंक ने आपको 49 दिए। आपने कहा ये क्या है यार, वो 1 रुपए मैंने काट लिए हैं, मेरा भी कुछ चार्जेस बनते हैं, मैंने भी आपके पैसे रखे हुए, मुझे भी कुछ पैसे दो। तो कई दफा कोई पेमेंट आपको मिलती है पैसे कट के। जी बिल्कुल भाई, ये डिविडेंड से फर्क नहीं पड़ता कि लिस्टेड कंपनी से या अनलिस्टेड कंपनी से या प्राइवेट से, या डिविडेंड का फ्लैट रेट है 15%। तो ये लिस्टेड अनलिस्टेड डिविडेंड के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है इस बारे में, तो ये कोई मेरी डिस्कशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। द अमाउंट इज कटा के, द कितने रह गए, द अमाउंट इज कटा के ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 1 लाख। बोले जी ये जो 5,80,000 मिले ये कट के मिले हैं या ये कटा के मिले हैं? कटा के मिले हैं। इसमें कौन सी चीज कटी है और कौन सी चीज कटाई है? अच्छा, इनकम टैक्स भी कटा है और ज़कात भी कटी है। डिडक्टेड, और ज़कात जो डिडक्ट हुई है वो ज़कात एंड ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा भी हो गई है हुकूमत के खजाने में। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, क्या आइंस्टाइन के फॉर्मूले और क्या हमारे फॉर्मूले A माइनस बी। अच्छा, हम एक फॉर्मूला बनाने लगे हैं जो बड़ी गौर से समझ लें आपने, आसान सी बात है। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, ग्रॉस डिविडेंड में टैक्स कटा होगा इस पे 15%। बोले टैक्स डिडक्ट हुआ होगा 15% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, और क्या कटी होगी? ज़कात। क्या मैं अगर बोल्डली लिख दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? द डिविडेंड इज नेट ऑफ, ये जो 580 है नेट है, ये 580 इज नेट है। द 580 इज नेट। कैन आई से दैट 580 इज नेट? द 580 इज नेट ऑफ व्हाट एंड व्हाट? ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड। ओके, कितने को याद है कि डिविडेंड पे टैक्स उसकी ग्रॉस अमाउंट पे लगता है, नेट पे नहीं लगता? सेक्शन 5 जाके देख लें, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, पेज नंबर सेक्शन 5 चैप्टर 4 पेज नंबर 30। भाईजान मेहरबानी होगी, बड़े बने फिरते हैं, साथ वाले को कहें 41 में सेक्शन 5 खोलें। सेक्शन 5 में कौन सा पॉइंट है? 2 में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड पे टैक्स किस पे लगता है? ग्रॉस अमाउंट पे। वापस आ जाए जितने दी। अच्छा जी, मैं डिविडेंड को ले लूं X,
आप y ना ले लीजिएगा, मैं डिविडेंड को लेता हूं x माइनस 15% ऑफ x माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू 580। डू यू एग्री विद इट और नॉट? डू यू एग्री विद इट और नॉट? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं ग्रॉस डिविडेंड माइनस टैक्स माइनस ज़कात और इधर लिखते हैं 580। भाई आपकी मर्जी है, फार्मूला है, जैसे मर्जी लिख लें और फिर ये वाले फिगर्स निकालते हैं, जैसे मर्जी आप निकालें, बस आपने फिगर निकालनी है। तो मैंने ऐसे नहीं इक्वेशन लिखी, इक्वेशन फॉर्म में लिख दी, समझ आइए ये नीचे वाली बात मेरी। तो जैसे मर्जी आप लिखें, यू हैव टू रीच द एग्जैक्ट अमाउंट। असल में मसला ये हुआ है कि ये डिविडेंड कट कटा के इससे दो चीजें कटी हुई हैं। आप बता दें एक्स क्या निकलेगा, जरा मुझे बता दें। ग्रॉस डिविडेंड एक्स क्या निकलेगा? क्या निकला मैंने नहीं पूछा था, एक्स क्या निकलेगा? ग्रॉस डिविडेंड। तो x माइनस 15% ऑफ x, अब बहुत बच्चे भी बैठे होते हैं क्लास में, इसलिए डिटेल से 0.85x कहते हैं इसे, फिर 100 माइनस होता है, ये 580 होता है, फिर 0.85x 100 उधर चला जाता है, ये 680 हो जाता है, x इधर लिखते हैं, 680 को डिवाइड करते हैं 0.85 से, तो x बाहर निकल आता है, तो x इज 800। बट इज ए ग्रॉस डिविडेंड जी 800। आप मुझे बता दें कि मैंने कहां कहां क्या क्या करना है। पहले ये वर्किंग टू नोट कर लें, फिर मुझे बता दें मैंने कहां कहां क्या क्या करना है। यार एक छोटा सा काम अगर आप और करना चाहते हैं तो कर जाएं, वो आपकी मर्जी है, मेरे ख्याल से अभी जरूरी नहीं है। अगर आपने टैक्स निकालना है एट 15% ऑफ 800, टैक्स ग्रॉस डिविडेंड पे लगता है या नेट पे? ग्रॉस पे। कितना? 120। तो टैक्स है डिविडेंड के ऊपर 120। ओके अब जी इन फिगर्स जो निकली हैं हमारी, वो क्या करना है उनको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अदर इनकम में ना जितना पड़ा होगा उतना ही माइनस करना है। अदर इनकम में जितना पड़ा होगा उतना ही पड़ा। कितना? 580 कट कटा के 580 निकाल दिया। अब बाकी सारी चीजों का इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है। अब जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, उनकी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट मेरे जहन में होना चाहिए। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट अगर जहन में हो, अच्छा फिगर जरा ज़बानी याद कर लें। डिविडेंड कितने? 800। डिविडेंड कितने? इस पे टैक्स 120, ज़कात कितनी? 100। अब आपने कुछ भी नहीं करना। नहीं सर कुछ करेंगे तो होगा ना, वो तो जाहिर सी बात है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने जो वर्किंग वन में करना था इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ, वो आपने सलूक कर लिया, वहां से 580 हमने माइनस कर दिया, उसकी टेंशन नहीं लेनी अभी। आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे यहां 100 माइनस कर देने आप, और आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में 800 का कुछ नहीं करना। मोहतरम 800 की कोई जगह नहीं है हमारे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में। आपने यहां पर जो है वो 120 ऐड करना है और आपने यहां पर 120 माइनस कर देना है। तो मोहतरम ये तीन जगह अभी मैं न्यूमेरिकल पे अभी अभी आपको दिखा दूंगा ये फिगर्स। क्लियर? 100 रुपए क्या माइनस करनी है आपने? ज़कात। ज़कात माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, इन द एंड क्या निकल आएगा? टैक्स। टैक्स क्रेडिट वगैरह माइनस कर करके सेपरेट ब्लॉक क्या आ गया? ये कौन सा टैक्स ऐड करना है? डिविडेंड का। 800 का ना न्यूमेरिकल में कहीं नहीं लेके जाना होता पेपर में, ग्रॉस डिविडेंड को। अच्छा इसका टैक्स सिर्फ डालना होता है, ये 120 ऐड करने और इन द एंड 120 माइनस कर देना बस। 580 की टेंशन नहीं लेनी, 580 हमने उल्टा दिया। तो स्टेप 1 बताएं। नहीं, स्टेप 1 बताएं। अगर कभी भी अदर इनकम में कोई चीज इंक्लूड है तो उसमें आगे डिटेल पढ़ें क्या है, या एग्जैक्ट जिस वर्ड के साथ इंक्लूड लिखा है पहले उसे बाहर निकालें। जितना इंक्लूड है पहले उसे तो बाहर निकालें, अगली बात की है। बाहर निकालते हुए आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या माइनस हुए, पागल हो जाएंगे। तो सिंपली 580 को बाहर निकाल दें, उसके बाद फॉर्मूले लगा के बाकी फिगर्स ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तो ये फिगर्स अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूं यार। कौन कौन सी फिगर्स मैं होल्ड पे डाल रहा हूं? 2 फिगर्स मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, 100 रुपए वाली और 120 वाली। ये जब न्यूमेरिकल का फेस खुलेगा ना तो बताइएगा, माथे से शुरू करेंगे। चलें जी, वो एडजस्टमेंट आ गई जिसका इंतजार था। पॉइंट 3, अच्छा ये सेक्शन इस में लिखा हुआ है इस सवाल में कि इग्नोर मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स इग्नोर करो। इसकी सेल वैसे भी 100 मिलियन से कम है, तो मिनिमम टैक्स इस पे वैसे लगता भी नहीं था, लेकिन सवाल वाले ने एहतियातन कह दिया, वो जो कल आपने सेक्शन 113 पढ़ा था अभी उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ऑन 30 जून 2008 साल के आखिरी दिन लीज्ड मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड टू मुबशर। इसका मतलब है मुबशर लेसी है लेसर है? लीज मशीनरी। अच्छा एक बार याद रखिएगा, लेसर का न्यूमेरिकल वैसे आपके सिलेबस में नहीं, मेरा नहीं खालाएंगे, लेसी का न्यूमेरिकल आता है आपके सिलेबस में। तो लीज मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड टू मुबशर, इसका मतलब है पहले ये लीज पे ली होगी,
इसलिए तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पे कर रहा था। पहले लीज पे ली होगी, अब इसे क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। ट्रांसफर का क्या मतलब है, इसने खरीद ली है हमेशा के लिए, उसने बेची थी तो इसने खरीदी होगी, बस ट्रांसफर्ड बाय अस या टू अस। इसका मतलब है हम लीज वाली मशीनरी खरीद रहे हैं। लीज मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड टू मुबशर ऑन मैच्योरिटी ऑफ, लीज खत्म हो गई है। द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख। यार ये उसने ना रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख पे कर दी है लेसी ने। असल में हुआ ये था, एक जो ये कहना चाह रहा है वही वाला सवाल ज़हन में रखें, 12 लाख 270 और वो सारा। लेसी गया था लेसर के पास और लेसर को कहा यार 5 साल हो गए हैं, 270 देते देते मेरी बस हो गई है, अब 5 साल हो गए, लीज खत्म करो, मुझे मशीनरी दो। लेसर ने कहा अच्छा ठीक है, तो ये मशीनरी चाहिए, चल पैसे दे। लेसी ने कहा कितने पैसे बनते हैं, कहते इसकी रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए, निकाल और मशीन ले जा, आइंदा के लिए हमेशा तेरी है, चल किराया देना बंद कर। तो लेसी ने कहा चल 1 लाख तो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन वो तुझे याद है जब लीज शुरू हुई थी तो तूने मेरे से सिक्योरिटी वगैरह मांगी थी। जब लीज शुरू हुई थी कुछ सिक्योरिटी तूने मांगी थी, तुझे डर था कि मैं पैसे ना लेके भाग जाऊं, मैं ये ना कर दूं, मैं वो ना कर दूं, तो तूने मेरे से सिक्योरिटी मांगी थी और तुझे याद है मैंने तुझे सिक्योरिटी जमा कराई थी 1 लाख रुपया। कहते हैं हाँ ये तो इत्तेफाकन अमाउंट्स दोनों बराबर आ गई। अच्छा वो मुझे सिक्योरिटी दे दे वापस, अब तो मैं लीज खत्म हो गई, मुझे सिक्योरिटी वापस दे दे। तो इसने कहा यार सिक्योरिटी क्या वापस देनी है, मैंने तुझे सिक्योरिटी जो है वो वापस करनी है, तूने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं एसेट खरीदने के बदले, आपस में दोनों को क्या कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं। तो इसलिए इस 1 लाख रुपए को आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसने पे नहीं किया, हाँ इसने पे किया, लेकिन पे करना बच क्यों गया, क्योंकि इसने कोई और पैसे भी लेसर को दिए हुए थे, वो उसने इससे लेने थे, तो इस वजह से इसने कहा इससे एडजस्ट कर लो। तो इन द एंड अगर आपके समझने के लिए मैं बात करूं तो होना ये चाहिए था कि बैंक को चाहिए था उसको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी वापस करता, क्योंकि वो बैंक के पास अमानत पड़ी होती है, सिक्योरिटी तो अमानत होती है ना, सिक्योरिटी होती है अमानत है, बैंक को चाहिए था वो 1 लाख रुपए वापस करता और फिर ये बंदा उस 1 लाख रुपए को लेके इधर उधर जाता, सैर सूर करके थोड़ी देर बाद आके बैंक को कहता बैंक ये 1 लाख रुपया रखिए मैंने आपसे एसेट खरीदना, तो ये 1 लाख रुपया उसने बैंक को दे दिया, इस तरह समझ लें। नहीं, इनके सिलेबस ऐसी चीजें नहीं है ना, बोलो आप जब तक F5 पढ़े आप। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज 1 जुलाई 2003, लीज शुरू हुई थी 1 जुलाई 2003। 1 जुलाई 2003 का मतलब बनता है 30/4, 30/5, कुछ कर ले अपनी उंगलियों पे, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8। लीज 5 साल की है, लीज मैंने डेटा सही में रखा है, ये वही डेटा है जो ऊपर मैं आपको लेक्चर के लिए समझा के आया हूं। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, यार आखिरी साल भी रेंटल तो देंगे ना। ऑन 30 जून ट्रांसफर हुई है ना, तो 29 जून तक तो आपने इस्तेमाल की है, तो आखिरी साल का किराया भी बनेगा, बल्कि 30 जून को भी आपने 3-4 बजे तक शाम को इस्तेमाल की होगी, तो उसका किराया तो उसी तरह बनेगा। आखिरी साल का किराया याद है आ रहा था 270, तो आखिरी साल का किराया भी आपने पे किया 270। फिलहाल बाकी बातें छोड़े, रेंटल जरा माइनस कर जाए, वो ना हमें भूल जाए। रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 2,70,000। ये तो आपको पुरानी बात याद है ना कि अकाउंटिंग डेप्सिएशन और इंटरेस्ट ऐड करते हैं और रेंटल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर यार सिर्फ यहां तक बात होती ना कि आप हर साल के आखिर में 270 वापस किराया दे रहे हैं, तो फिर पता क्या होता, फिर ये होता कि सवाल में सिर्फ इंटरेस्ट और डेप्सिएशन गिवन होती और सवाल में ये लाइन गिवन होती। सवाल में जो ये डेटा है ये गिवन ना होता, ये डेटा सवाल में गिवन ही ना होता अगर लीज रनिंग लीज होती। रनिंग का मतलब है अभी चल रही है, अभी चल रही है, अभी आपने खरीदना पसंद, अगर आप एसेट खरीदना पसंद ना करें लीज वाला और आप कहें मेरे पास तो इतने पैसे नहीं मैं एसेट खरीदूं, तो कोई मसला नहीं, फिर अकाउंटिंग वालों की नजर में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते रहें, डेप्रिसिएशन भी डालते रहें, और जब आप एसेट खरीद लें तो उस बात को जरा साइड पे रख दें। अगर लीज रनिंग लीज है यानी चलती जा रही है, एसेट लेना आपका मकसद ही नहीं है, ना आप एसेट लेना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग डेप्सिएशन इंटरेस्ट पेपर में आपने ऐड करते रहना और रेंटल पकड़ के माइनस करते रहना। तो ये डेटा तो सिर्फ इस लीज का है अगर लीज चलती रहे, लेकिन अगर लीज को चलते चलते आप रोक दें और रोक के कहें आज के बाद मैं किराया नहीं दूंगा, एक ही दफा बात करो, जितने पैसे मांगने मानो खोलो मुंह खोलो, कितने पैसे मांगते हो, मुंह खोल के जितने पैसे मांगे, चलो भाई पैसे पकड़ो तुम जान छोड़ो मेरी, आज के बाद लीज खत्म। तो वो ये अब ये लाइन अब पढ़े, ऑन 30 जून जब 5 साल का एंड आया, इसका मतलब है कितने साल किराया दे चुके हैं, 5 साल। जब 5वें साल का एंड आया तो लीज मशीनरी ट्रांसफर हो गई मुबशर को, यानी एक तरह की मुबशर ने क्या कर ली, फिर परचेज कर लिया, तो ये इसका ओन एसेट बन जाएगा। ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज
द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट, लीजिंग कंपनी को कहा यार वो एडजस्ट कर लो सिक्योरिटी डिपॉजिट से रेजिडुअल वैल्यू, तो इसका मतलब है इसने आ जाके कितनी रेजिडुअल वैल्यू पे कर दी, 1 लाख रुपया। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज यकम जुलाई 3। ओके, मतलब ये लाइन ना आई के अपने कंफ्यूज करने के लिए दी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। जब लीज शुरू हुई थी तो मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, 12 लाख। ये किसने कॉस्ट पे की थी, लेसर ने। लेसर ने हमारे लिए गाड़ी खरीदी होगी हमारी बला से 12 लाख, हमें इस 12 लाख का कुछ नहीं करना। मुझे बता दें क्या मैंने ग्रीन लाइन वाले डेटे की बुनियाद के ऊपर जो लीज का इस साल लीज वाला इंपैक्ट था वो रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने लीज का परचेज वाला इंपैक्ट रिकॉर्ड करना है। अब मैं लीज के ऊपर बंद बांध दूंगा, कहूंगा लीज खत्म, किराया बंद, आज के बाद मैं क्या खरीदने लगा हूं, एसेट। और मुझे बता दें मैंने एसेट कितने का बाय किया, 100 का बाय कर लिया। उसने बेचा था 100 का, मैंने 100 का बाय कर लिया। अगर मैंने 100 का बाय कर लिया है तो आज से ऑनवर्ड्स ये मेरा ओन्ड एसेट है, मेरा ओन्ड एसेट है। और एक मजे की बात सुन लें, डेप्रिसिएशन के सेक्शन ने यहां बड़ी अजीब बात की। डेप्रिसिएशन का सेक्शन कहता है कि अगर आप एक दिन भी एसेट को खरीद लो तो आपने उसको डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन के सेक्शन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे या नंबर ऑफ डेज बेस पे एलोकेट करना। शायद ये इनटेंजिबल होता तो सवाल की रिक्वायरमेंट थी 30 जून 2008 और हमने खरीदा है 30 जून 2008 को, तो एक दिन की अमोर्टाइजेशन निकालते हैं इनटेंजिबल में। लेकिन ये है टेंजिबल, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन का सेक्शन आपको पता है अजीब सा है। अब आप थोड़ा सा अजीब सा तो कहेंगे, आप कहेंगे सर इस साल किराया भी पे कर रहे हैं 5वें साल वाला और इस साल आप डेप्रिसिएशन भी डलवाने लगे हैं। और भाई मैं क्या करूं, सेक्शन 22 के अंदर ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, ये मसला है सेक्शन 22 के अंदर कि सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप 30 जून की शाम को 5 बजे भी एसेट खरीदोगे तो आप 50% वाला फैक्टर लगाओगे, जैसे कि 6 महीने आपका एसेट इस्तेमाल हुआ। इसको ऐसा कर लो ना, अभी समझने के लिए हम जो है वो अपने सिलेबस के एतबार से इसको ले आते हैं, तो सिलेबस के एतबार से इसको ले आते हैं अपने समझने के लिए, कोई मसला नहीं। इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 2028 कर देता हूं मैं और इसको भी 30 जून 2028, ताकि आपके समझने के लिए जरा बात समझ आ जाए। तो 2028 कर लें फिलहाल, क्योंकि पेपर में जो सवाल आएगा आपको 2022-21 वाला ही आना है, तो इसलिए उसी एतबार से भी बातें करें। तो एक्स है तो उसको समझने के लिए 28 कर लेते हैं। ये 2018 में शायद सवाल आया उस अटेम्प्ट में, तो इसलिए आई के अपने 20x8 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको 2028 कर रहा हूँ। ये वो छोड़े वो कोई और बात है, वो तो मैंने क्यों कटवाई मैं खुद नहीं बता रहा अभी। ओके डन जी। तो ये 30 जून 2028 है और ये यकम जुलाई 2023 है। तो किस दिन हमने एसेट लीज पे लिया, यकम जुलाई 2023 को। लीज का किराया कितने साल देते रहे, 5वें साल के एंड पे हमने एसेट क्या पसंद किया, खरीदना पसंद किया। जब 5वें साल के एंड पे हमने एसेट खरीदना पसंद किया तो खरीदने पे कितने पैसे देने पड़े, 1 लाख। नाउ 1 लाख विल बी द कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ लेसी, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 लाख इज द कंसिडरेशन इन द बुक्स ऑफ लेसर। 2,70,000 इज रेंटल इनकम फॉर लेसर फॉर 5 years हर साल की, एंड 2,70,000 इज रेंटल एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन इन द बुक्स ऑफ लेसी। क्लियर? तो अब लाख को पकड़े और लाख को पकड़ के डेप्रिशिएट कर दें। अच्छा एसेट का नाम बताएं। मशीनरी, बिल्डिंग के लिए 10%, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए 15%। ठीक है जी। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछने लगा हूं, कुछ सजेशन दे दें, इनिशियल अलाउंस निकालना है मशीन पे या नहीं? मशीन पे निकालते हैं इनिशियल अलाउंस, लेकिन इधर निकालना है या नहीं खुद बता दें। नहीं निकालना, क्योंकि यूज्ड है ना, 5 साल हमने ने यूज किया, जिस मर्जी ने यूज किया, हमने यूज किया ये मशीन, तो 5 साल हमने यूज किया। उधर मैंने गाड़ी लिखा हुआ था लेसर के लिए, उधर भी बेशक मशीन कर लीजिएगा, ऐसे समझ नहीं था। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेट? मशीन। मशीन न्यू है या 5 साल से मैं यूज कर रहा हूं? जिस वक्त मैं बाय करने लगा तो पता चला मैंने खुद ही सेकंड हैंड कर दी हुई थी, तो फिर ये क्या बन गई, सेकंड हैंड। आप बता दें डेप्रिसिएशन निकालो, इनिशियल अलाउंस भी निकालना है। अच्छा एक काम अब मैं करने लगा हूं, वो क्या करने लगा हूं, आपके समझने के लिए लिखने लगा हूं इनिशियल अलाउंस मशीन। पेपर में नहीं लिखना, यूज्ड है ना, इसलिए इनिशियल अलाउंस निकालने की जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड है ना, इसलिए इनिशियल अलाउंस निकालने की जरूरत नहीं। समझ आ गई? अब सिर्फ क्या निकालूं मैं, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसेट या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर लेसी, जो उसके लिए कंसिडरेशन है 1 लाख, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए 15%। तो मशीन के लिए क्या रेट यूज करेंगे, 15%, और 50% फैक्टर आपने लगाना है, क्योंकि मैंने नया पाकिस्तान कर दिया है 2028 यहां लिख के, यकम जुलाई 20 के बाद हमने खरीदा, तो 7.5। हाँ ऑब्वियसली वो तो आप असेस करेंगे ना कितनी है, और हमने डेप्शन के सेक्शन में पढ़ा था कि डेप्शेबल एसेट होता ही वो है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो।
वरना तो खर्चे में डाल देते हैं सारी अमाउंट को। क्लियर जी, ओवर, खत्म। टैक्सेबल इनकम बताएं। आखिरी 2-3 लाइनें वो मैं इंशाल्लाह पढ़ा देता हूं, अभी उसका सवाल से ताल्लुक नहीं। यार जल्दी करें, मेरे का फेस भी बनाना है। हाँ जी, 132.7.5। मिस्टर मुबशर, ये मैं क्या शुरू करने लगा हूं? हमने अपने समझने के लिए इसे क्या मुराद ली है? टैक्स ईयर 2028। बताएं जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है इसकी? 1327 पॉइंट। कोई कैपिटल गेन, कोई अदर सोर्स, और बोले ना कोई सैलरी, कुछ नहीं। तो यही इसकी क्या आ गई? टैक्सेबल ना करो यार, आज ज़कात भी है। ये इसकी क्या आ गई? टोटल इनकम कितनी? 13, नहीं कैलकुलेटर रहने दे, मैं बता देता हूँ ना, 1327.5। आप बता दें न्यूमेरिकल का। यार डिविडेंड इनकम ना इनकम नहीं कहीं शो करनी होती, डिविडेंड का ना खाली टैक्स शो करना होता है। फाइनल टैक्स इनकम है, इसका खाली टैक्स शो करना होता है, इसको कोई ऐड करके लेस नहीं करना होता, इसका टैक्स नीचे जाके जरा याद कराइएगा। अच्छा, टोटल इनकम आ गई। अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आए। टोटल इनकम के बाद क्या माइनस करना है? ज़कात, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। तो हमारे सवाल में सिर्फ क्या है? ज़कात। जी ज़कात कितनी निकली पड़ी है ऊपर, याद है? 100 रुपया। चलें जी, टैक्सेबल इनकम 122। अब आप जाएं उधर चैप्टर 4 पे, 1227.5। $1,227.5। यार ये बनेगा 1,227.5। तो 1,227.5 बता दें कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल नंबर 4। तो 12 लाख से कितनी ज्यादा है? 27,500। तो सीरियल 4 लगा दें। बता दें ये टैक्स कैसे निकलेगा? 70,000 जमा 15% ऑफ 15% ऑफ व्हाट? 27,500। लेकिन जवाब मुझे रुपीज इन थाउजेंड में लिखवाइएगा। 7.1 बस ठीक है यार, 0.1 ठीक है, खाली काफी है। राउंड करते कोई मसला नहीं, डिवाइड करें ना 1000 से, जो जवाब आया उसे 1000 से डिवाइड करें तो 74.1 आ रहा होगा। तो ये रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है। ये टैक्स आ गया। इस टैक्स के साथ बड़ा बड़ा करके लिख लें नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला। अच्छा, कोई सिक्योरिटीज वगैरह तो नहीं है बेची हमने? तो सेपरेट ब्लॉक तो कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बच गया पीछे? डिविडेंड। तो इसको मैं ब्लू मार्कर से पहले ऐड कर रहा हूं, टैक्स ऑन डिविडेंड। वो भी निकला पड़ा है, आपने सिर्फ उठाना है 120, वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देके सिर्फ उठाना है 120, निकला पड़ा है ना 120, टैक्स ऑन डिविडेंड। अच्छा जी, इसका टोटल टैक्स कितना आ गया? टोटल टैक्स, टोटल का टी देखें कितना बड़ा है। टोटल टैक्स 194.1। इसमें से कोई माइनस करना है टैक्स? कौन सा वाला टैक्स? डिविडेंड वाला। ऑलरेडी हुकूमत तक पहुंच चुका है कट कटा के, तो आ जाके हम वहीं खड़े हो गए 74.1 पे, यानी 74.1 इसने हुकूमत को देना है। सवाल खत्म हुआ। छोटा सा फेस था, फेसी कहते हैं जैसे आप। नहीं, ज़कात क्यों ऐड होनी थी? ज़कात ऐड हो चुकी है ना। ज़कात वो 580 के अंदर जो है वो नेट हो के चीजें पड़ी हुई थी, वो जो 580 था उधर। जगह मिला 20 पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने खरीदने की डेट देखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलें जी, डेट इज ओवर। अच्छा जी,
ऊपर देखें, मैं लेसी के एंगल से बात कर रहा हूं। लेसी ने कितना किराया देता रहा? 270। लेसी ने इस वक्त रेजिडुअल वैल्यू कितनी पे की 5वें साल के एंड पे? 1 लाख। तो हमने क्या किया 5वें साल टैक्स वालों ने कहा 270 को रेंटल में डाल दो, 270 को क्या डाल दो? रेंटल में डाल दो। और 1 लाख तो एसेट की प्राइस है, अब ये ओन्ड एसेट बन गया, इस 1 लाख को क्या कर दो? डेप्रिशिएट कर दो। ये टैक्स वालों की रिक्वेस्ट थी। क्लियर? अच्छा यार फर्ज करें इस दिन आपको एसेट की फेयर वैल्यू दे दे, मोहतरम इसे आपने इग्नोर करना है। 2 चीजें आपको दिया करेगा कंफ्यूज करने के लिए। नंबर 1 फेयर वैल्यू दिया करेगा, एंड नंबर 2 एक बात जरा थोड़ी सी हार्ड टू क्रंच होगी क्योंकि आपने ना अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। एक दिया करेगा अकाउंटिंग वालों की WDV। अकाउंटिंग वालों की WDV का तो मैं इसलिए आपको एक मशवरा दूंगा, टैक्स वालों से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए टैक्स कैलकुलेशन में अकाउंटिंग वालों की WDV को मैंने क्या करना। असल में अकाउंटिंग वाले ना एसेट जब लीज पे लेते हैं तो वो पहले दिन से ही अपना बना लेते हैं, इसलिए अकाउंटिंग वाले ना पहले दिन से डेप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो कभी कभी परेशान करने के लिए आपको अकाउंटिंग वालों की WDV और फेयर वैल्यू दे देगा 5वें साल के एंड की। आपने ये सारी चीजें इग्नोर करके आपने रेजिडुअल वैल्यू पिक करनी है। ये 3 फिगर्स गिवन होंगी, 3 में से आपने एक फिगर उठानी है। एक क्या गिवन होगी 5वें साल के एंड की? फेयर वैल्यू। एक क्या गिवन होगी 5वें साल के एंड की? रेजिडुअल वैल्यू, जहां फेयर वैल्यू को इग्नोर करते हैं लीज में। अच्छा एक क्या गिवन होगी? रेजिडुअल वैल्यू। और एक क्या गिवन हो सकती है? इन तीनों में से आपने सिर्फ क्या उठाया करनी है? रेजिडुअल वैल्यू। ओके अब आप मुझे जरा देख के बताएं अकाउंटिंग वालों की WDV कितनी है। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द अकाउंटिंग BV एंड द मार्केट वैल्यू वाज इतने एंड इतने, 590 और 800। जी अकाउंटिंग वालों की WDV कितनी है? 590 और फेयर वैल्यू 800। ये जो अब फिगर्स हैं इनमें देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं, इस फिगर को इग्नोर करने, इस फिगर को मैंने क्या ढूंढना है? रेजिडुअल वैल्यू। लेसी के एतबार से 1-2 मिनट लगा के ये बना ले। ये मैं कहां खड़ा हूं इस वक्त? 5वें साल के एंड पे खड़ा हूं। एक साल का रेंटल न्यूमेरिकल में इस साल सिर्फ 1 साल का रेंटल माइनस होगा। अच्छा ये लीज एसेट किया जब टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, ये कहां से आ गया? ये तो मैंने आपको कहा ही नहीं था कि लीज वालों के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करें। हमने रेजिडुअल वैल्यू पे करके बाय कर लिया। असल में शायद इसमें इसलिए फेयर वैल्यू इग्नोर करते हैं कि लॉ कहते हैं जो पैसे उसने पे किए ना उसी प्राइस पे एसेट बुक करा दो बस, इसलिए शायद फेयर वैल्यू इग्नोर करते हैं। तो वो रेजिडुअल वैल्यू को किस में डालेगा? कंसिडरेशन में, और ये किस में डालेगा? कॉस्ट में। अच्छा एक और चीज गिवन है यार, एक और चीज गिवन है। जब लीज शुरू हुई थी तो एसेट की कॉस्ट थी 1200। ये तो भाई बहुत ही हिस्टोरिकल डाटा है, इसको हमने सर में मारना है कि जिस वक्त लीज शुरू हुई थी उस वक्त बैंक ने ये एसेट 1200 रुपए का लिया था। इसको हमने क्या करना है? हमें इसका कोई कंसर्न नहीं, इस 1200 को भी लिख के आप काट दें। जिस वक्त लीज शुरू हुई थी उस वक्त एसेट था 1200 का। ओके सो लेट्स पुट ऑन द शूज ऑफ लेसी एंड डिस्कस समथिंग। लेसी टैक्स पर्पस के लिए 5 साल तक क्या माइनस करेगा हर साल? 270 270 270 270। बाकी फिगर से कोई कंसर्न नहीं। लेसी की बला से कि लेसर ने कितने का खरीदा है, लेसी को इससे कोई कंसर्न नहीं। एंड पे लेसी पैसे पूछेगा तू कितने पैसे लेता है, वो कहेगा मैं रेजिडुअल वैल्यू के मद में 100 रुपए लेता हूं। लेसी कहेगा ये पकड़ चल लीज खत्म। अब लेसी 100 रुपए को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। हालांकि एक दिन एसेट इस्तेमाल हुआ है खरीदने के बाद, फिर भी इसको लेसी डेप्रिशिएट करेगा। चाहे रात को 11 बजे भी खरीदेंगे आप, इसको इस्तेमाल करेगा। अगली बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर सवाल के अंदर फेयर वैल्यू और अकाउंटिंग WDV दे दे, इसे क्या करना है? इग्नोर करना है। अब लेसर के जूते पहने। लेसर के लिए क्या सिखाया? लेसर इसको रेंटल इनकम के तौर पे डालेगा 5 साल तक, और 5वें साल के एंड पे लेसर को जो पैसे मिल रहे होंगे 100 रुपया, इसे किस में डालेगा? कंसिडरेशन रिसीव में। अब आखिरी दफा ये पूरी एडजस्टमेंट जरा पढ़ लें। 30 जून 2028 को
लीज मशीनरी ट्रांसफर हो गई मुबशर को, यहां से आपके माइंड में आएगा यार डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। हाँ ना, यहीं से आपके माइंड में आएगा। क्या आएगा यहां से आपके माइंड में? ट्रांसफर हो गई, यहां से आपके माइंड में आएगा यार अब तो इसकी अपनी बन गई, तो अब तो ओन करने लग गया ये। यहां से आपके माइंड में आएगा कि लीज खत्म हो रही है, शायद मुझे एग्जामिनर टेस्ट करना चाह रहा है, लीज खत्म हो रही है और मैं इसको डेप्रिशिएट भी करूं, लेकिन लीज असल में साल के एंड पे खत्म हुई है, इसलिए किराया भी तो देने ना इस साल का। हाँ, अगले साल से किराया नहीं देंगे हम, अगले साल से किराया नहीं देंगे। द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट रेजिडुअल वैल्यू। उसने हमसे मांगी रेजिडुअल वैल्यू लाख, और हमने कहा यार वो सिक्योरिटी जमा कराई हुई है उससे नेट कर लो। इन द एंड हमने लाख दे ही दिया एक तरह का। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज यकम जुलाई। इस साल किराया क्यों दिया ये लीज का यार? इस साल किराया क्यों दिया? हम पागल है, हमने तो खरीद ली है, साल के एंड पे खरीदी है, इसलिए इस साल हमने किराया दिया। जिस दिन लीज खत्म हो रही थी 5वें साल के एंड पे 30/9/2028 को, अकाउंटिंग वालों की डब्ल्यूडीवी उस दिन कितनी थी? 590, और मार्केट में ये कीमत कितनी थी? 800। हमारी बला से हमने इन दोनों को छोड़ के 1 लाख को पकड़ना है। हमें नहीं कंसर्न कि अकाउंटिंग बुक्स में कितने का आ रहा है, हमें नहीं कंसर्न मार्केट में कितने का आ रहा है, हमने जो प्राइस पे की है ना असल में वो हमारी कॉस्ट हुआ करेगी। और इन द एंड लेसर ने 5 साल पहले ये एसेट कितने का खरीदा था? 1200 का। लेसर ने कितने का खरीदा था हमारी बला से? हम तो आज खरीद रहे हैं, हम तो आज खरीद रहे हैं, इसलिए हम आज से ऑनवर्ड्स किसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे? 100 को। बस 1 मिनट में आपका लूंगा। सेक्शन 76 के एंड पे आए, सेक्शन 76 के एंड पे, पेज नंबर 148। एसेट एक्वायर्ड अंडर लीज। पहले किस पे था एसेट? लीज पे। अब क्या कर लिया? एक्वायर। समझ आ गई? एसेट एक्वायर्ड पहले किस पे था, अब क्या कर लिया? एक्वायर। अब ये सेक्शन है 76, इसकी कॉस्ट निकालने का तरीका बता रहा है। तो लेसी के लिए भी तो लॉ में से पढ़ना है ना, कुछ लिखा होगा। तो कौन सा पेज है? 150। एसेट एक्वायर्ड अंडर लीज ऑन और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ। कल आपको पढ़ाऊंगा बिफोर मैच्योरिटी, फिलहाल सादा सी बात पढ़ लें। इफ एन एसेट अंडर लीज इज एक्वायर्ड बाय लेसी, मुबशर ने एक्वायर कर लिया, ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज एग्रीमेंट, देन इट्स कॉस्ट विल बी द रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू है, फेयर वैल्यू नहीं है ना। नहीं, ये नहीं है, ये कल पढ़ाऊंगा। बार्गेन परचेज ये कल पढ़ाऊंगा। नीचे आ जाए, एग्जाम नोट फॉर स्टूडेंट्स, ये तो आपको मैंने बता दिया। इफ अकाउंटिंग बीवी और फेयर वैल्यू इज गिवन इन, देन इग्नोर एंड सर्च फॉर द रेजिडुअल वैल्यू, ये छोड़ दें, एंड सर्च फॉर द रेजिडुअल वैल्यू। If an asset is purchased at or before expiry of lease, and depreciation will not be apportioned to 50% in year of purchase because it was previously used in person's business, further initial allowance will also not be calculated. Okay, ठीक है। सॉरी, एक और गलती हो गई मेरे से, वो मैं सही करा देता हूँ आपको, माजरत। अब ये सारा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन तो हम सही नहीं करेंगे, लेकिन इस गलती को सही कर लेते हैं। अच्छा, एक ना लफ्ज यूज हुआ है यकम जुलाई 20 वाले में। माजरत भाई, रिकॉर्डिंग ऑन रखी। आप निकालें, 50% का फैक्टर नहीं लगाना था। आप निकालें पेज नंबर कौन सा बन रहा है, डेप्रिसिएशन का निकालें, सेक्शन 22, पेज नंबर 134 पे आए, डब्बे के नीचे आए। माजरत, इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन पर्सन्स बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, तो डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। डब्बे के नीचे लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है या 5 साल से यूज हो रहा था, तो इसलिए 50% का फैक्टर भी यहां नहीं लगेगा, चाहे नए पाकिस्तान में सवाल आए। तो इसलिए माजरत, हमारा सोल्यूशन गलत हो गया। इस 50% को क्या कर दें, क्रॉस कर दें, और क्रॉस करके बता दें 7.5 की जगह क्या आ रहा है, कितना? 15। और आगे इंशाल्लाह आप सही कर लीजिएगा। कल मैं आपको सोल्यूशन की पिक्चर दे दूंगा दूसरी क्लास वाली, आगे आप सही कर लीजिएगा। रिलैक्स। वजह सुन लें क्या, ये गलती हुई है हमारे से, ये हमारे से गलती हुई है सॉल्व करते हुए। कितना हो गया? असल में 50% का जो फैक्टर लगाना है ना, वो तब लिखा हुआ है जब आपके बिजनेस में कब यूज हो रहा हो, फर्स्ट टाइम। क्या हमारे बिजनेस में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है या हमारे बिजनेस में 5 साल से यूज हो रहा था? तो इनिशियल अलाउंस क्यों नहीं लगाया? वो भी यूज्ड की लॉजिक थी। और 50% फैक्टर भी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये भी यूज्ड की लॉजिक है। हमारे लिए तो 5 साल से ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। माजरत, ये कितना हो जाएगा फिर? 13 एग्जैक्ट। चलें ओवर।